आपको इसकी पूर्ण जानकारी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई चीज़ बता रहा है तो कोई ना कोई तो उंगली तो जरूर करेगा। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने भी उंगली की सवाल उठाया कि वैगनर जी हमें ये बताएं, आपने जो सिद्धांत दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चलो मान ली, तो उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे माने कि ये जो बता रहे हो आप सच थे। तो हाइजेंस ने बताया प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को। उसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से ये साबित कर दिया कि जो अल्फ्रेड वैगनर बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। क्या आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं, या कभी आपने सुना है, या सुना है तो क्या आपको इसकी पूर्ण जानकारी है? मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, और आप जान करके हैरानी होगी आपको कि आज के जो महाद्वीप है कभी आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा। और हमारा जो भारत है ये कभी अंटार्कटिका का पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। कितने हैरानी की बात है ना। ये बिल्कुल बात सच है, तार्किक है, साइंटिफिक है। आइए हम जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, और अंत में हम ये भी जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे हम कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसे कहते हैं, इसका मुख्य विचार क्या है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था 1912 में अल्फ्रेड वैगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसने कहा कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले जो हमारे 7 महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और एक विशाल भूखंड यानी महाद्वीप का हिस्सा थे, जिसको पेंजिया नाम दिया। फिर बताया कि बाद में कालांतर में धीरे धीरे इनमें विभाजन हुआ। 2 भागों में पहले ये इसका विभाजन हुआ। एक हिस्सा उत्तर की ओर गया, उसको अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा, और एक हिस्सा दक्षिण की ओर गया जिसको गोंडवाना लैंड कहा। फिर कालांतर में और विभाजन हुआ, जिसकी वजह से हमें वर्तमान में ये 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। ये था इसका मुख्य विचार अल्फ्रेड वैगनर का। लेकिन उस समय के वैज्ञानिक, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई चीज़ बता रहा है तो कोई ना कोई तो उंगली तो जरूर करेगा। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने भी उंगली की सवाल उठाया कि वैगनर जी हमें ये बताएं, आपने जो सिद्धांत दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चलो मान ली, तो उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे माने कि ये जो बता रहे हो आप सच है। तो उसने 4 प्रमाण दिए, 4-5। एक तो उसने बताया कि जो हमारे महाद्वीप हैं इनके किनारों को देखो, किनारों को देखो तो आपस में ये फिट बैठते हैं। तो उसने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसके माध्यम से उसको फिट करके दिखाया। जिगशो, जैसे पजल फिट होता है, जैसे आप एक पेपर को फाड़ोगे तो जिस तरह से फाड़ोगे जब वापस जोड़ोगे तो जुड़ जाता है। तो उसी तरीके से जब ये विभाजन हुआ तो जब उसको किनारों को मिलाओगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, पजल की तरह। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को उदाहरण देकर उसने ये समझाया। जिगशो फिट यानी जो महाद्वीप है उसका मिलान करके उन्होंने दिखाया। फिर एक प्रमाण दिया, जीवाश्मों का प्रमाण दिया कि जीवाश्मों में हमें समानता देखने को मिले विभिन्न महाद्वीपों पे, जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मेसासोर्स नामक जो जीव था, समुद्री सरीसृप, उसका एग्जाम्पल दिया। इसमें समानता पाए गए, दोनों जगह पाए गए समानता पाई गई। कुछ पौधे का उन्होंने उल्लेख किया कि उसमें भी समानता पाई गई है, ग्लासोट्रोप्स ऐसे कुछ नाम है। फिर उसने चट्टानों पर्वतों में समानता को भी बताया कि जो उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है और आपका यूरोप का जो कोलोडेनियन पर्वत है, इनकी संरचना और काल में समानता है। ठीक है, उसके अलावा जलवायु का प्रमाण दिया उसने कि जलवायु जो है आज से जब ये आपस में जुड़े हुए थे, जब ये अलग हुए, तो आप देखोगे कि जैसे कुछ रेगिस्तान है, जैसे भारत या सहारा मरुस्थल, यहाँ पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स पाए गए हैं। तो ग्लेशियर डिपॉजिट तो ठंडे प्रदेशों में ही मिलते हैं, ऐसा उसने बताया। तो यानी ये कभी ठंडे प्रदेशों को हिस्सा हुआ करते थे, जब इनमें विभाजन हुआ, गति प्रदान हुई, तो ये इनका अक्षांशीय विस्तार हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी ये ठंडे प्रदेशों से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की तरफ ये गतिमान हुए और वहाँ पे रेगिस्तान का रूप ले लिए। लेकिन जो डिपॉजिट्स थे, यानी जो ग्लेशियल, जो तो जिस तरह के वहाँ पे हमें चट्टानें मिलती है,
डिपॉजिट्स मिलते हैं वो हमें रेगिस्तानों में भी देखने को मिले। एक प्रमाण दिया उसने कोयले और कुछ खनिजों के उदाहरण दिए उसने कि आप ग्रीनलैंड को देखो, साइबेरिया को देखो, अंटार्कटिका को देखो, तो यहाँ पे हमें कोयले के डिपॉजिट मिलते हैं। और बताया कि कोयले के डिपॉजिट ज़्यादातर 90% से ऊपर कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते थे। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के क्या हैं? डिपॉजिट्स हैं, खनिज हैं, कोयले। और कुछ सोने के भी उसने एग्जांपल दिए। सोने के डिपॉजिट दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए गए, उनमें समानता पाई गई। तो उस समय फिर उंगली की वैज्ञानिकों ने कि चलो मान लिया हमने, आपने जो प्रमाण दिया कि चलो सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपने बता दिया, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन वैगनर महोदय ये तो बताओ कि ये गति कैसे इनमें प्रदान हुई, कौन सा फोर्स काम कर रहा था, ये तो बताओ। उसने बड़ा सोचा, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन ना वो समझ पा रहा था कि कैसे इसमें गति प्रदान हुई। बता तो दिया मैंने। तो तब जा कर के उन्होंने कुछ दो फोर्सों का उल्लेख किया। एक फोर्स का नाम बताया उसने, ज्वार भाटीय टाइडल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यानी चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण टाइडल फोर्स का निर्माण होता है, जो महाद्वीप को खिसकाने में मददगार साबित होती है, यानी वो उसको खिसका सकता है। फिर वैज्ञानिकों ने उंगली की कि आप जो ये बता रहे हैं ये इतनी शक्तिशाली नहीं है कि इतने बड़े महाद्वीप को हिला सके, कुछ और बताइए। उसने फिर दूसरा बताया, दूसरा फोर्स का नाम बताया। दूसरा फोर्स का उसने जो नाम बताया वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसने बताया कि देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का निर्माण होता है। अब केंद्रीय बल का निर्माण होता है। तो वो जो है उसकी वजह से ये जो महाद्वीप हैं, कोई उत्तर की ओर कोई दक्षिण की ओर खिसका होगा, उसको चलाने में ये सही साबित हुए होंगे। वैज्ञानिक हंसने लगे क्या बात कर रहे हो, ये भी शक्तिशाली नहीं है, इस और कोई प्रमाण दो। इतनी शक्तिशाली नहीं है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हिला सके। अगर हिला सके हो तो तब तो अब क्यों नहीं हिल रही है, अब क्यों नहीं दूर जा रही है? तो इसके विचार को उस समय अस्वीकार कर दिया गया। बड़ा दुख हुआ बेचारे को, हताश हुआ। फिर कुछ समय बीता, 1929-30 में आर्थर होम्स नामक वैज्ञानिक आया। उसने भी साइंटिफिक अप्रोच का सहारा लेकर के उसने बताया कि मेंटल में संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, और वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने से होता है। जो बाहरी कोर के आसपास क्षय होता है और उससे तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ते ही तो वो सर्कुलर वे में क्या करती है, उनमें गति उत्पन्न। जैसे आप पानी को उबालोगे तो देखोगे उसके कण जो होते हैं सर्कुलर वे में गति करते हैं। तो उसी प्रकार जब तापमान बढ़ रहा है तो उसमें कण जो है उनमें गर्मी मतलब तपिश मिल रही उसको, तो क्या करेगी, गति करेगी, जो भी वो तरल अवस्था में है मेंटल में। तो प्लूम्स के रूप में, मैग्मा के रूप में ऊपर जाती, ऊपर जा करके जो स्थल खंड है हमारे, उनको हिलाने में, खिसकाने में ये जो संवहनीय धाराएं हैं ये काफ़ी मददगार साबित होती है, यानी योगदान देती है उनको गति प्रदान करने में। फिर कुछ समय बीता, उनको आर्थर होम्स को तो चलो ठीक है आप जो बता रहे हैं वो सही है, आगे जाकर लेकिन वो पूरी तरह से अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत को समझाने में सफल नहीं हो पाए। आगे जा करके 1960 के दशक में हैरी हैस नामक वैज्ञानिक आए और कुछ उनके साथ वैज्ञानिक और भी शामिल थे। तो हैरी हैस ने बताया प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को। उसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से ये साबित कर दिया कि जो अल्फ्रेड वैगनर बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। उसने बताया कि जो स्थल खंड है, जो लिथोस्फीयर है, जिसमें आपका महाद्वीप और महासागर प्लेट ये दोनों आ जाते हैं, तो उसने बताया कि ये कई 7 बड़े मुख्य प्लेटों और कुछ अन्य प्लेटों से मिल करके बनी हुई है, जो आपस में गति कर रही है एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के अपोजिट गति कर रही है और समानांतर गति कर रही है। जो एक दूसरे के विपरीत गति कर रही है आमने सामने, उसको डाइवर्जेंट गति कहा, डाइवर्जेंट सीमा कहा, और एक जो विपरीत दिशा में जा रही है उसको डाइवर्जेंट कहा, और एक को ट्रांसफॉर्मेशन का जो समानांतर गति कर रही है। उसने बताया कि इसी की वजह से इन्हीं प्लेट
के टकराने से, एक दूसरे से दूर जाने से, समानांतर गति करने से भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। आपको भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी जानना चाहिए। मैं लाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, अभी इससे भटकते नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कहाँ पे था मैं, कि उसने जो बताया कि इससे भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और ये जो संवहनीय धाराएं जो उत्पन्न हो रही है मेंटल में, उसी की वजह से प्लेटें क्या कर रही, गति कर रही है। उसका सहारा लेकर, आर्थर ओम्स का सिद्धांत का सहारा लेकर के बताया उसने। तो वैगनर के सिद्धांत को उसने सही साबित कर दिया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ इसका सिद्धांत। और अभी भी आप देखोगे कि निरंतर जो प्लेटें हैं वो गति कर रही है, कोई सापेक्ष कर रही है, कोई विपरीत कर रही है ना। और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में गति कर रही है, टकरा रही हैं, तो वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है, और अभी भी निरंतर गति कर रही है। तो हैरियस ने बताया कि लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ये खिसकती है प्लेटें। वो 7 मुख्य प्लेटें कौन से हैं, हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो जानकारी इसकी रखते हैं, और कुछ अन्य प्लेटों के नाम भी बताएं। जैसे कुछ छोटे अन्य प्लेट है, नासका प्लेट, भारतीय प्लेट, ये छोटे अन्य प्लेट हैं। बड़े प्लेटों में जैसे अंटार्कटिका प्लेट है ना, उत्तरी अमेरिका प्लेट, और बाकी अन्य आप कमेंट में बताएं। तो जो मैंने आपको बताया, ये कंसाइज वे में आपको बताया, आपको इसी तरीके से याद रखना है, ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहे, ताकि इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को सोल्व करवाएं। आइए अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी गई, किसके द्वारा दी गई। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में दी गई। फिर आपसे इसका मुख्य विचार पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, वो बताएं। प्रमाण से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, मेंस का भी, पीटी का भी, कि बताओ कि उसने जो प्रमाण दिए वो क्या थे और क्यों अस्वीकार कर दिया गया। तो उन दो फोर्स जो बताए वो सही साबित नहीं हो पाए उसको खिसकाने में, क्योंकि इतने शक्तिशाली थे नहीं कि महाद्वीप को वो गति दे सके, खिसका सके। ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उसको अस्वीकार क्यों कर दिया गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थर होम्स का विचार क्या था, संवहनीय धाराओं का सिद्धांत किसने दिया, मेंटल में संवहनीय धाराओं का सिद्धांत किसने दिया। या ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जो मेंटल है वो स्थिर अवस्था में है, गतिमान नहीं। ठीक है। मेंटल की विशेषता पूछी जा सकती है, उसमें मैग्मा है। प्लूम्स क्या होता है ये पूछा जा सकता है। प्लूम्स जो मैग्मा को ऊपर की ओर लेकर के आती है, जो ऊपरी कोर, बाहरी कोर जो है वहाँ से शुरू होता है, ऊपर की ओर लेकर के आती है, जिससे बहुत सारी स्थल कृतियों का निर्माण होता है जब बाहर वो निकलती है मैग्मा के रूप में, जैसे हवाई द्वीप है ना। कई सारे हॉट स्पॉट ऐसे बने हुए हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत पूछा जा सकता है ये क्या है। ये इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वैगनर के सिद्धांत को किसने सही साबित कर दिया। तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत ने हैरियस ने साबित किया। ओके। कब दिया ये भी पूछा जा सकता है, किसने दिया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अप्रिशिएट करें हमें। हमने जो चैनल बनाया है आप ही के लिए बनाया है, और कुछ हमारा भी इसमें उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारा साथ दें, और वीडियो को अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी ज़रूरतमंद हो उसको भेजें। आसान से आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। लेकिन इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आपको दूंगा आपको आसान शब्दों में और इतना ज़्यादा दूंगा कि आपको कोचिंग वाले भी इतना नहीं बता पाते। देखो आप कोचिंग कहीं भी जा कर के आप पढ़ें, ठीक है, कोई उस पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। जो अफोर्ड कर पा रहा है वो पढ़ रहा है, जो नहीं कर पा रहा है नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं तो वो सारा आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन पुटअप करने आने चाहिए। ठीक है। और जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है उसको आप कलेक्ट करते रहें माइंड में, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें टीचर बता रहा हो या बड़ी से बड़ी चीज़ें बता रहा हो, क्योंकि इतने विचारधारा कंसेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप घूम जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कंसेप्ट क्या बात कर रहा है। केवल फैक्ट पढ़ते रहोगे, कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तो फिर फैक्ट ही रटते रह जाओगे। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मैं कामना करता हूँ कि आप सब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो। मेरी दुआएं हैं आपके लिए, और आप सभी का दिन शुभ हो। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, जो भी समस्याएं हैं उससे डरे नहीं, डट करके सामना करें, अपने स्ट्रैटेजी को बेहतर करें, अपने गोल को स्पष्ट करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, दोस्ती यारी जो भी है उसको लिमिट में रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। और अंत में आपको अकेला ही होना है तो आपको उस हिसाब से मजबूत बना ली, ताकि आपको किसी की कमी महसूस ना हो और आप अपने अधिकतर काम खुद कर पाएँ। अंत में कौन साथ देगा नहीं देगा कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइफ है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।